स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैंने फंक्शंस के बेसिक्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं और किस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। और सिमिलरली डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया, और डोमेन और रेंज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक मेथड या ट्रिक बोल लो आप, वो भी बताया, जिसकी आप हेल्प से किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, पहले वो वीडियो आप अच्छे से देख के आओ, फिर आपको जो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी लगने वाले हैं। So first question, which of the following relations are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain and range. मतलब हमें कुछ रिलेशंस गिवन है यहाँ पर, वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन है रीज़न दो, अगर वो फंक्शन नहीं है तो भी हमें रीज़न दो, और अगर वो फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज को कैलकुलेट करो। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो को अच्छे से डिटेल में समझा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने वाला है। अब देखो, आपको पता है फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब फंक्शन में हर एक एलिमेंट की, ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी में। अब देखो, सपोज हमारा फर्स्ट फंक्शन है। अब फर्स्ट फंक्शन में अगर मैं सपोज़ इसकी डायग्राम बनाऊँ, एरो डायग्राम, जस्ट आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 5, 8, 11, 14, 17, और दूसरी साइड अगर मैं कोई एलिमेंट बनाऊँ डायग्राम, अब यहाँ पर क्या 1 1 1 1 1 1, मतलब 1। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है। मतलब जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे 1 से अटैच हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने ऐसा ही एक कंसेप्ट आपसे डिस्कस भी किया था कि ए के हर एक एलिमेंट, मतलब ये वाले सेट के हर एक एलिमेंट की अगर इमेज सेम भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब इस सेट के हर एक एलिमेंट की एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। आप चेक कर लो, 2 की इमेज भी 1 है, 5 की, मतलब सभी एलिमेंट्स की हमारी जो इमेज है वो कितनी है, 1, एक ही इमेज है। तो दैट मीन्स इट इज़ ए फंक्शन। इसलिए हमको बोल रहा हूँ कि लास्ट वीडियो आप बेसिक्स वाली अच्छे से देख के आओ, और अगर आपने वो अच्छे से देख ली तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब देखो, इट इज़ अ फंक्शन। अब उन्होंने कहा अगर ये फंक्शन है, मतलब गिव रीजंस, हमें रीज़न देना है। हम रीज़न क्या देंगे, एवरी, ऐसा करो, इसको आप ए नाम दे दो, इसको आप बी नाम दे दो। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ वन एंड only one image in set B। मतलब ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो वही हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। तो दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। अब उसके बाद वो कह रहे हैं डोमेन। अब देखो, डोमेन बहुत ईजी है। अब आपको पता है जो हमारी इनपुट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़। अब ऐसे फंक्शंस में हमें डोमेन फाइंड करना बहुत इजी है, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर सेट गिवन है और इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत इजी है। हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये हमारी क्या होगी, डोमेन। सिमिलरली रेंज। अब रेंज में हमारे पास, मतलब आउटपुट, जो हमें इनपुट डाल के आउटपुट मिलेगी। अब देखो वो क्या है, 1, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हमारे 1 के साथ अटैच हैं, तो हमारी रेंज क्या होगी, 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को भी हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज कोई ए सेट है हमारे पास, इसमें आप एलिमेंट्स लिखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब ऐसा ही बी में लिख लो आप। अब इसमें कौन कौन से में 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और 7। सो इस तरह से मैंने ए और बी में एलिमेंट्स लिख लिए। अब देखो 2 किससे अटैच है, 1 के साथ, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, 12 6 के साथ, 14 7 के साथ। अब देखो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब चेक कर लो, 2 की भी एक इमेज है, 4 की भी, 6 की भी, 8 की भी, 10 12 14 सब एलिमेंट्स की एक एक इमेज ही है। दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। और अगर ये फंक्शन है, रीज़न क्या है, वही सेम, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has one and only one image in set B। अब आपको पता लग गया कि ये क्या है, फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन फाइंड कर दो इसकी। अब डोमेन, मैंने आपको हमेशा बोला कि अगर हमें सेट ही गिवन है तो उसकी डोमेन फाइंड करना बहुत ईजी है। अब देखो आपको पता है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब 2 4, आप एरो डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हो, 6 8 10 12 14, ये हमारी क्या डोमेन। अब रेंज जो भी हमें आउटपुट मिलेगी, अब हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो इस तरह से ये भी हमारा फंक्शन है क्योंकि इसमें ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, और ये भी हमारा फंक्शन है क्योंकि इसमें भी ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। सो ये लास्ट पार्ट है। अब इसमें क्या है, 1 3 1 5 2 5, ठीक है। वैसे मैं आपको देख के ही बता सकता हूँ कि ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, मतलब एक ही एलिमेंट की 2 इमेजेस, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। बट फिर भी इसको मैं एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपके लिए। अब देखो सपोज ये मान लो ए सेट है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 दोबारा तो लिखेंगे नहीं हम, 2, ठीक है। अब यहाँ पर बी लिखो। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 5 दोबारा तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। अब 1 किससे अटैच है, 3 के साथ। अब 1 5 के साथ अटैच है। अब देखो 1 3 के साथ भी अटैच है, 1 5 के साथ भी अटैच है। अब नेक्स्ट 2 5 के साथ। सो अब देखो इसमें क्या हो गया कि जो हमारी जो डेफिनेशन है फंक्शन की, ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पर ए के एक एलिमेंट की मतलब 1 की 2 इमेजेस हैं, 3 और 5। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, इट इज़ अ रिलेशन। और अगर ये रिलेशन है, इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज एलिमेंट 1 belongs to A has 2 images, उसकी 2 इमेजेस हैं, कौन कौन सी, 3 5 in set B, so therefore it is not a function। अगर सपोज बाई चांस वो बोलते हैं कि इस रिलेशन की डोमेन और रेंज कितनी होगी, आपको पता है डोमेन क्या होगी, 1 और 2, और रेंज क्या होगी, 3 और 5, क्योंकि रिलेशन में भी तो डोमेन और रेंज हम कैलकुलेट करते हैं। सो डोमेन कितनी है, 1 2, और रेंज कितनी है, 3 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x एंड f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट मैंने डिटेल में इसीलिए डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और अगर आपने वो मेथड ध्यान से या ट्रिक बोल लो आप उसको, अगर आपने ध्यान से देखा है तो आप इसकी डोमेन देखते ही बता सकते हो कि इसकी डोमेन क्या होगी। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अब आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई थी। मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया था कि देखो डोमेन का क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, मतलब जो भी इनपुट वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। वो सेट ऑफ, मतलब वो सेट कौन सा होता है, डोमेन। अब देखो आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 ही चीज़ें नॉट डिफाइंड है, मतलब डिनोमिनेटर में 0 और रूट के अंदर नेगेटिव। आप चेक करो आपके फंक्शन में डिनोमिनेटर है, नहीं, आप बोलोगे सर नहीं। आपके फंक्शन में अंडर रूट है, आप बोलोगे नहीं। और अगर आपके फंक्शन में ये दोनों पॉइंट्स नहीं हैं, दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है,
हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। इसकी डोमेन कितनी आएगी, सॉरी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो देख लो, दैट ईजी, इतना ईजी ये क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता था हमें सिर्फ यही 2 पॉइंट्स चेक करने हैं डोमेन के लिए हमेशा, कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर भी नहीं था और रूट भी नहीं था, दैट मीन्स इसमें हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं और डोमेन क्या होगी हमारी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब उसके बाद हम बात करेंगे रेंज। अब देखो, रेंज के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि जैसे ही आपके पास डोमेन आएगी आपने हमेशा उसमें कुछ वैल्यूज़ फिल करके देखनी है ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया हो सके कि हमारी जो रेंज है वो कैसी होगी। अब देखो, आपको पता आपकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब ऐसा करो, फंक्शन दोबारा लिखो माइनस मॉड एक्स। अब ऐसा करो, इसमें आप ज़ीरो फिल करके देख लो कितना आंसर आएगा, माइनस मॉड ज़ीरो मतलब ज़ीरो। अब ऐसा करो, इसमें आप 1 फिल करके देख लो कितना आएगा, -1। अब ऐसा करो, आप इसमें 2 फिल करके देख लो, 2 का मॉड कितना होगा, 2 मतलब -2। अब ऐसा करो, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर कोई फिल करके देख लो, जस्ट टू टेक आइडिया, कितना आएगा, -1/2। ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी फिल करते हैं। सपोज़ हम f ऑफ -1 अगर फिल करें तो कितना आंसर आएगा, -1 मॉड। आपको पता है -1 का मॉड कितना होगा, +1। सो ये माइनस बाहर, ये -1 का मॉड कितना होगा, +1, और ये माइनस बाहर। अब मैंने मॉड वाला फंक्शन भी आपको फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में डिस्कस किया था कि मॉड की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू क्यों आती है। सो इसका आंसर कितना होगा, -1। सिमिलरली अगर आप -2 फिल करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, -2 का मॉड। -2 का मॉड कितना होगा, +2, और दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, -2। अब ऐसा करो, फ्रैक्शन में नेगेटिव वैल्यू फिल करके देख लो। जस्ट देखो, हमें आइडिया लेना है, -1/2 का मॉड, आपको पता है वो कितना आएगा, प्लस। सो दैट मीन्स अगेन नेगेटिव वैल्यू। अगर आपने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया, इसका जो आंसर है वो हमेशा या तो 0 आ रहा है क्योंकि 0 फिल किया मैंने 0 आ गया, या नेगेटिव आंसर हमेशा आ रहा है। यानी कि इसका जो आंसर है वो हमेशा, y का आंसर हमेशा जो है वो 0 या 0 से कम ही आ रहा है, मतलब 0 से कम। 0 से कम मतलब नंबर लाइन पर हम लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब -इन्फिनिटी तक, मतलब 0 इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी आगे मैंने आपको हमेशा समझाया कि हम ओपन ब्रैकेट ही डालते हैं। सो -इन्फिनिटी से 0 तक, क्योंकि इसमें हमारे कोई भी पॉजिटिव नंबर तो आ नहीं रहे। सो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी टू 0 तक। 0 इंक्लूड है इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ये हमारी क्या है, रेंज। सो देखो, सबसे पहले मैंने डोमेन फाइंड की और जैसे मुझे डोमेन के बारे में पता लगा तो उसके बिहाफ पर मैं रेंज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, f(x) = 9 - x² अंडर रूट। और फिर वही बात, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, डोमेन। और लास्ट वीडियो मैंने आपको क्या समझाया था कि हम ये दोनों पॉइंट्स ही चेक करेंगे। अब आपको पता है कि मेरे फंक्शन में डिनोमिनेटर नहीं है, बट हमारे फंक्शन में रूट है। अब देखो, रूट है तो इसका मतलब हम इसको चेक करेंगे, रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर, मतलब नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम रियल नंबर्स में डील कर रहे हैं। सो इसलिए आप लिखोगे 9 - x² शुड बी 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा होगा तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी, और नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास क्या बनेगा, आइटा, मतलब कम्प्लेक्स नंबर, और वो एक रियल नंबर नहीं है, इसलिए वो नॉट डिफाइंड है। बट हमें डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के लिए हमें इस जो अंदर इसके फंक्शन है इसकी वैल्यू हमें हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही चाहिए। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लो। देखो, इसको आप लिख सकते हो 3² - x² > 0। सो 3 - x, यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, कौन सी वाली, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a - b a + b। अब जस्ट हमें यहाँ से x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। वैसे मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 6 में आपको डिटेल में समझाया था कि ऐसी जब भी सिचुएशन होगी तो उसमें से हम x की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। अब देखो, जब भी आपके पास ये वाली सिचुएशन हो, आपने क्या करना है, 3 - x 3 + x = 0 लिख लो। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और
3। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, आपने उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। ठीक है, आपने क्या करना है, हमेशा जो हमारी दो वैल्यूज़ हैं उनसे एक बड़ी वैल्यू सोच के देखो कितनी है, 4। ठीक है, अब ऐसा करो, आप 4 यहाँ पर फिल करो, 3 - 4, 3 + 4। आपने कहाँ पर फिल करना है इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, -1 और ये 7, ये कितना आंसर आएगा, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गलत है, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ऐसा करते हैं, अब -3 से छोटी वैल्यू मतलब -4। अब यहाँ पर हम -4 फिल करके देख लो, 3 - 4, 3 - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना आंसर आएगा यहाँ पर, 7 और यहाँ पर -1, और अगेन ये नेगेटिव आ गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों के बीच में वैल्यू चेक करेंगे। अब ऐसा करो, 0 फिल करके देख लो यहाँ पर, 3 - 0, 3 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना बन गया, 3। अब ये कितना है, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 2 है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो बीच में है वो वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। अब जस्ट हमें चेक करना है कि -3। अब -3 अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे, 3 - 3, 3 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कितना बन गया, 6, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू है। अब ऐसा करो, आप एक बार 3 भी फिल कर लो, 3 - 3, 3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 समथिंग 0। अब ये भी ट्रू है, मतलब -3 से लेके +3 तक हमारी सभी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। तो दैट मीन्स x बिलोंग करेगा -3 से लेके 3 तक, मतलब ये -3 को इंक्लूड किया है। यहाँ पर देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है -3, और यहाँ पर +3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाली है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारी डोमेन है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, -3 से लेके +3 तक। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारी क्या होगी, डोमेन ऑफ f(x) = 9 - x²√। कितनी आएगी, ये सेट आएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3। अब ये क्या है हमारी डोमेन। आप चेक भी कर लो, आप 3 वैल्यू फिल करके देख लो, यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 0। अगर आप जैसे ही 4 वैल्यू फिल करोगे, मतलब 3 से बड़ी फिल करोगे, तो हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 9 - 16 कितना होगा, -7। तो वो हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई, डोमेन। अब जैसे ही हमारे पास डोमेन आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो फंक्शन को दोबारा लिखेंगे, 9 - x², और हम अपनी वैल्यूज़, डोमेन की वैल्यूज़ की हेल्प से रेंज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 - 3। आप जस्ट एक आइडिया ले लो, कितना आंसर आएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 - 9 अगेन कितना आ गया, 0। ऐसा करो, आप -2 फिल कर लो, कितना आएगा, 4, कितना आ गया, √5। ऐसा करो, अब -1 फिल कर लो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने फुल नंबर्स ही फिल करने हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टाइम्स नंबर हैं। यहाँ पर -0 भी है, 0.5 भी है, 0.2 भी है, 2.1 भी है, 2.2 भी है। बट ये जस्ट हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी है, इसलिए मैं इन फुल पॉइंट्स को, मतलब फुल नंबर्स को फिल करके जस्ट चेक कर रहा हूँ कि हमारी जो रेंज है वो कैसी होगी। सो यहाँ पर कितना आएगा, 1, 9 का स्क्वायर, 9 - 1 √8। 0 फिल कर लो आप, 9 - 0 स्क्वायर √9, दैट मीन्स 3। अब सिमिलरली आप ऐसा करो, पॉजिटिव वैल्यू 1 फिल करके देख लो, कितना आएगा, 9 - 1 कितना आएगा, √8। आप f(2) फिल करके देख लो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे जस्ट हमें चेक करना है आइडिया लेने के लिए कि हमारी जो रेंज है वो कैसी होगी, कितना आएगा, √5। आप f(3) देख लो, चलो यहाँ पर देखते हैं, 9 - 3 स्क्वायर, 9 - 9 = 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, f(-3) और f(3) की वैल्यू 0 आ रही है, -2 और +2 की वैल्यू भी सेम आ रही है, -1 और +1 की वैल्यू भी सेम आ रही है, और f(0) की वैल्यू कितनी आ रही है, 3।
हमारी जो रेंज है वो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में। देखो मैंने सबसे छोटी वैल्यू फिल करके देखी तो हमारे पास आंसर कितना आया 0, और मैंने सबसे बड़ी वैल्यू फिल करके देखी तो उसके बाद हमारे पास आंसर कितना आया 0। सब देखो √5 कितना होता है 2.23 अप्रॉक्सीमेटली, इसमें √8 कितना है 2.82 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली। अब 0 पर कितना आ रहा है 3। अब इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 3 के बाद हमारी जो वैल्यू है वो फिर से डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स जो हमारी रेंज होगी, जो रेंज है उसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 0। 0 इंक्लूड है, इसलिए मैं क्लोज ब्रैकेट डाल रहा हूँ 3 तक। 3 भी हमारा आंसर आ रहा है तो यहाँ पर आप क्लोज ब्रैकेट डाल लो। तो जो हमारी रेंज है वो हमेशा 0 और 3 के बीच में आएगी। 0 और 3 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या डाला है क्लोज्ड ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन दी वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7, f of -3। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है। देखो fx की वैल्यू हमें गिवन है 2x माइनस 5, और पूछ रहे हैं पहला क्वेश्चन f of 0। अब देखो x की जगह पर क्या आ गया 0, तो आप 0 फिल कर दो। 2 × 0 -5, 2 × 0 0, 0 - 5, कितना आंसर आएगा -5। तो इसमें कुछ भी समझाने की बात तो है ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, अब हमें फाइंड करना है f of 7। अब हमें x की जगह पर 7 फिल करना है, तो जहाँ जहाँ x है आप 7 फिल कर दो। तो कितना आएगा 14 - 5 कितना आएगा +9। तो f of 7 की वैल्यू कितनी आ गई 9। थर्ड पार्ट, अब f of -3। अब जस्ट हमें x की जगह पर -3 फिल करना है, तो -5, सो -6 -5 -11। तो f of -3 की वैल्यू कितनी आ गई -11। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर कोई फंक्शन है t, हमें t गिवन है, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, विच मैप्स, जो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस को मतलब कि मैपिंग कर रहा है इनटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी मैपिंग ये गिवन है। मतलब TC इज़ इक्वल टू 9c/5 + 32। वो बोल रहे हैं T0 फाइंड करो, T28, T-10 और वैल्यू ऑफ c व्हेन TC इज़ इक्वल टू 212। ये भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बहुत ईजी है। अब सबसे पहले फंक्शन लिखो TC, कितना गिवन है हमें 9c/5 + 32। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है T of 0। अब लास्ट क्वेश्चन में x था, यहाँ पर c है। अब c की वैल्यू कितनी है 0, तो आप 0 फिल कर दो। अब आपको पता है समथिंग इंटू 0 0, 0/5 + 32। अब ये भी कितना आएगा 0 + 32। अब यहाँ से हमारे पास T0 की वैल्यू कितनी आ गई 32। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं T28, मतलब हमें c की जगह 28 फिल करना है। 9 × 28/5 + 32, जिसको सॉल्व कर लो। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 252/5 + 32। इसका एलसीएम ले लो 252, इसको मल्टीप्लाई कर दो 160/5, इसको सॉल्व कर लो। सो 412/5, मतलब t जो 28 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 412/5। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखो क्या है T of -10, मतलब हमें c की जगह -10 को फिल करना है, /5 + 32। सॉल्व कर लो, -90/5 + 32, -90 इसको एलसीएम ले लो, सो 160/5। सो 160 में से अगर हम 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 70/5। तो यहाँ से हमारे पास T of -10 की वैल्यू कितनी आ गई 14। सो इस तरह से हमने तीनों को कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू ऑफ c फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें c गिवन था, अब यहाँ पर हमें c को फाइंड करना है। अब देखो ना यहाँ पर c गिवन था 0, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर मुझे TC की वैल्यू सीधा गिवन है, मतलब ये क्वेश्चन उल्टा है। मतलब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब देखो TC की वैल्यू कितनी है 9c/5 + 32 इज इक्वल टू 212। अब इसको हमें जस्ट सॉल्व करना है, 9c/5, 32 को आप उधर ले जाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना आएगा 0 और यहाँ पर कितना आएगा 180।
सो 9c इज इक्वल टू 180 इंटू 5। सी की वैल्यू कितनी आ गई 180 इंटू 5 बाई 9। इसको अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 2 सा 18। सो सी की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बड़े ही हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फाइंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है, अब सभी की हमें रेंज फाइंड करनी है, डोमेन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें रेंज फाइंड करने को बोला गया है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें फंक्शन क्या है 2 - 3x, ये हमारा कोई फंक्शन है और x बिलोंग्स टू r, मतलब ये क्या है रियल नंबर, मतलब x रियल नंबर है और x ग्रेटर दैन 0। हमें यहाँ पर डोमेन नहीं फाइंड करनी, हमें सिर्फ रेंज फाइंड करनी है और हमें x के बारे में, मतलब जो हमारी इनपुट है, अब देखो ना इनपुट के बिना तो हम रेंज नहीं निकाल सकते, मतलब इनपुट के बिना हम आउटपुट तो नहीं निकाल सकते, इसलिए उन्होंने डोमेन तो नहीं बोला, उन्होंने हमें डोमेन के बारे में कुछ इनपुट दे दी कि हमारी जो इनपुट है वो कैसी होनी चाहिए। अब हमारी इनपुट कैसी है कि x रियल नंबर है, कॉमा x ग्रेटर दैन 0। मतलब क्या है उनका कहने का कि जो भी हमारी इनपुट होगी वो 0 से हमेशा बड़ी होगी, 0 नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा नंबर, 0 को इंक्लूड नहीं करना हमें, 0 से बड़े सभी नंबर वो क्या है हमारी इनपुट। अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो, मतलब कि थोड़ी सी वैल्यूज़ फिल करके यहाँ पर आप 1 फिल कर लो, 1.2 फिल कर लो, 2 फिल कर लो, 3 फिल कर लो, उससे उस तरह से भी हम रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ, क्योंकि रेंज को हमेशा हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी आउटपुट है। एक मेथड तो यही है कि हमें उसमें डोमेन मतलब इनपुट की वैल्यूज़ फिल करके देखनी है, हमें क्लियर आइडिया हो जाता है कि जो हमारी रेंज है वो कैसी होगी। अब दूसरा मेथड क्या है वो देखो, अब देखो यहाँ पर हमें x के बारे में इन्फो गिवन है, x ग्रेटर दैन 0। अब इसको लिख लो। अब आपको पता है कि ये जो मतलब कि y, इसको मैं लिख सकता हूँ y, मतलब y इज़ इक्वल टू 2 - 3x। अब डोमेन जो होती है वो x की वैल्यूज़ होती हैं और रेंज जो होती है वो किसकी वैल्यूज़ होती हैं y। अब मैं यहाँ पर क्या कोशिश करूँगा, मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ पर अब ये हमें कोई रिलेशन गिवन है, मतलब कि x जो है वो 0 से बड़ा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मेरा y बन जाए, मतलब कि यहाँ पर मतलब कि मैं कुछ ना कुछ करके y बनाऊँगा। देखो कैसे, अब देखो आपको पता है यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है 2 - 3x। इसको आप देखो प्लीज़। अब यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूँगा, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -3। ये भी एक मेथड है रेंज को कैलकुलेट करने का, -3 इंटू 0। अब आपको मैंने इनइक्वालिटीज़ वाली वीडियो में बताया कि जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर आपको कोई डाउट है वो समझा देता हूँ। देखो सपोज़, अब देखो 2, ऐसा करते हैं, ऐसा ही कुछ लेते हैं, 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। आपको पता है 3 ग्रेटर दैन 2। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, मैंने कर दिया दोनों साइड। अब आप मेरे को बताओ -3 बड़ा या -2? -2 बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। सो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का साइन क्या किया है, चेंज। अब कितना आ गया, -3x लेस देन 0, -3 इंटू 0, 0 आएगा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर कितना है -3x, तो दोनों साइड -3x 2 + 0, दोनों साइड 2 को ऐड कर दो। अब 2 - 3x लेस देन 2। अब ये किसकी वैल्यू है, y की, y लेस देन 2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू हमेशा 2 से क्या है, कम, मतलब 2 तो इंक्लूड नहीं है, कम का मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। अब 2 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, कहाँ तक जाना है हमें, -इन्फिनिटी तक, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नंबर लाइन पे क्या आता है, -इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी के आगे हमेशा क्या डालते हैं हम, ओपन ब्रैकेट। सो -इन्फिनिटी टू 2, अब 2 इंक्लूड नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर क्या डाली, ओपन ब्रैकेट, और ये हमारी क्या है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू x² + 2, मतलब जो y की वैल्यू है वो हमारी क्या है, x² + 2। अब यहाँ पर हमें x इज़ अ रियल नंबर, बस यही इन्फो गिवन है। अब यहाँ पर हमें x रियल नंबर दिया था और ये भी बताया था कि x 0 से बड़ा है, तो उस हिसाब से हमने रेंज को कैलकुलेट कर लिया। बट यहाँ पर x इज़ अ रियल नंबर, अब यहाँ पर कोई रिलेशन गिवन नहीं है ऐसा जिससे हम उसको y की फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अब आपको पता है x² इज़ ऑलवेज
पॉजिटिव नंबर। आप इसमें -1 फिल करोगे तो कितना आएगा, +1, -2 फिल करोगे तो +4, -3 फिल करोगे +9। मतलब जो भी नेगेटिव नंबर डालोगे हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि माइनस को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, प्लस। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x² की वैल्यू 0 या 0 से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, x² क्या है, 0 या 0 से हमेशा बड़ा, मतलब वो पॉजिटिव है या 0 वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ +2 है, यहाँ पर x² है, तो क्या करो, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स 2 को ऐड कर दो, x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 0, सो x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसका क्या मतलब हो गया कि y का मतलब क्या है, रेंज। अब जो रेंज है वो 2 या 2 से हमेशा बड़ी है। बड़ी मतलब हमें राइट हैंड साइड पे जाना है तो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। अब 2 इक्वल टू मतलब इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, बड़ा मतलब राइट हैंड साइड जाना है टू इन्फिनिटी तक, तो ये हमारी क्या होगी, रेंज। अब 2 इंक्लूड था इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट डाली, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं था तो मैंने ओपन ब्रैकेट डाली। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, f(x) = x। अब यहाँ पर y = x, x इज़ अ रियल नंबर। अब देखो यहाँ पर हमें x के बारे में सिर्फ इन्फो गिवन है कि x क्या है, रियल नंबर। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ x रियल नंबर है और y की वैल्यू x की इक्वल है, तो y भी क्या होगा, x इज़ अ रियल नंबर, देयरफॉर y इज़ आल्सो ए रियल नंबर। अगर x रियल नंबर है तो y भी क्या होगा, रियल नंबर। क्यों, बिकॉज y = x, ये हमें फंक्शन में गिवन है। तो हमारी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, y की वैल्यू, रेंज क्या होगी हमारी, ऑल रियल नंबर्स।